So good morning all. Let's continue with the lecture. In last lecture we discussed about ER diagrams. So if anybody is having any doubt in previous lecture about ER diagram that we covered till Wednesday, then please ask me. So I hope basics of ER diagram are clear to all of you. So in ER diagrams, then we were discussing about your uh, attributes. So we started with your composite attribute. We are starting with types of attributes in ER diagram. So if we talk about attribute, what is an attribute? Attribute is simply a property of an entity. So अगर आप टेबल में की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो, so we call a column as entity, column of table as attribute. Fine. So if we are talking about ER diagram, then we say a ER diagram represents कि जो आपके किसी entity की कोई property है, that is known as attribute. So basically attributes are of multiple types. So first type of attribute is your key attribute. तो की एट्रीब्यूट कौन सा होता है? जिसमें हमारे पास कोई प्राइमरी की होती है जो किसी को यूनिकली आइडेंटिफाई करे. अगर कोई आपके पास ईआर डायग्राम में कोई ऐसी एट्रीब्यूट है जो किसी को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, दैट इज नोन एज की एट्रीब्यूट. So now in this case we are considering the example of roll number. Roll number is a unique identifier. So we say कि this will be a की एट्रीब्यूट. और अगर आपका की एट्रीब्यूट है उसको जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, बेसिकली एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ ओवल्स. तो उस इसमें जो आपका एट्रीब्यूट का नेम होगा उसके नीचे आप एक सॉलिड लाइन लगाओगे. ठीक है. सो हियर वी से कि एट्रीब्यूट जो किसी को यूनिकली आइडेंटिफाई करे. रिमेंबर जब आप ईआर डायग्राम के टर्म्स में बात करते हो, देन वी नेवर से कि इसमें नल एट्रीब्यूट है, ठीक है, या फिर कोई नॉट नल एट्रीब्यूट है, या फिर कोई और चेक कांस्टेंट लगा रहे हो. वो चीज हम ईआर डायग्राम में नहीं करते हैं. ईआर डायग्राम में सिंपली हम वन की बात करते हैं एंड दैट इज द यूनिक की. सो यूनिक आइडेंटिफायर, you can also call the unique identifier as primary key in our case. तो इस केस में जो आपकी की एट्रीब्यूट होगा उस की एट्रीब्यूट में की वैल्यू देनी मैंडेटरी है. इट मींस it must not contain any null value. At the same time we say this is a unique identifier also. So we say the attribute which uniquely identifies the entity in the entity set is called key attributes. So in case of student database, roll number is the unique key. And if we talk about employees data, then there may be employee ID. If we are talking about customers data, then we say customer ID is the यूनिक की एट्रीब्यूट. और उसको हम क्या बोलोगे? की एट्रीब्यूट. और उस केस में जो आपका की एट्रीब्यूट होगा उसके नीचे आप एक सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट करोगे. ठीक है. ओवल में आपके पास अंडरलाइन लाइंस लगाओगे. रिमेंबर दिस इज अ सॉलिड लाइन, दिस इज नॉट अ डैश्ड लाइन. डैश्ड लाइन एक अलग चीज है. जब हम वीक एंटिटी सेट करेंगे देन वी विल डिस्क्राइब कि इसमें अगर आपके पास सॉलिड लाइन लगा रहे हो तो उसका क्या मीनिंग है और डैश्ड लाइन है तो क्या है. बेसिकली अगर आपके पास कोई की एट्रीब्यूट है उसको हम डिस्क्रिमिनेटर भी बोल सकते हैं. वी कैन ऑल्सो कॉल इट डिस्क्रिमिनेटर और आइडेंटिफायर. वाइज तो क्योंकि वो किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं. वी कैन कॉल इट डिस्क्रिमिनेटर ऑल्सो. क्यों डिस्क्रिमिनेटर बोल सकते हो उसको? क्योंकि वो एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से डिफरेंशिएट करेगा. सपोज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रोल नंबर 5 रिकॉर्ड, तो उस केस में रोल नंबर 5 का जो रिकॉर्ड होगा इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड ऑफ रोल नंबर 10. So we say this identity column, so this attribute column can also be known as discriminator also. ठीक है. Then we have composite attribute. Composite attribute we discussed in last lecture also. उसमें क्या होता है कि एक attribute जो आगे further decompose हो सकता है. So we say if we say we are having address attribute, तो address attribute में we will be having street, city, then state and कंट्री इन अर केस. तो इस केस में हमारे पास क्या आ गया कि ये एक कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट है जो फर्दर पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है. अनदर एग्जांपल वाज नेम, बिकॉज नेम इज कंपोज्ड ऑफ फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम. सो वी से एन एट्रीब्यूट कंपोज्ड ऑफ मेनी अदर एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड एज
composite attribute. For example, we say address attribute of student entity set here consists of street, city, state and country. और अगर आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो ER डायग्राम में, तो आप इसको एक ओवल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, जिसमें आपके पास फर्दर सब एट्रीब्यूट्स के भी फर्दर ओवल्स में ही रिप्रेजेंट होंगे. After that, next type of attribute we are having is multi-valued attribute. So what is multi-valued attribute? जिसकी multiple values है. We discussed this one also. फोन नंबर, किसी एक पर्सन के पास मोर देन वन फोन नंबर हो सकते हैं. ठीक है, तो उस केस में आपके पास वो एट्रीब्यूट कौन सा होगा? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. नाउ सपोज आपको क्वेश्चन में लिखा गया है कि वन स्टूडेंट कैन ऑप्ट फॉर मोर देन वन कोर्स. तो उस केस में आपके पास क्या ऑप्शन है? जहां तो आप रिलेशनशिप कार्डिनलिटी उसकी वन टू मैनी करोगे. सेकंड क्या है आपके पास? अगर आपने वन टू मैनी नहीं कर रहे हो, आप एक ही एंटिटी में रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उसका जो कोर्स आईडी है वो आपका एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होगा. और वो आपका मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट आपका डबल ओवल से, जहाँ यू कैन कॉल इट एक्लिप्स ऑल्सो, इससे आपका रिप्रेजेंट होएगा. ठीक है, सो दिस विल बी द मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. वन पर्सन कैन हैव मोर देन वन फोन नंबर. ठीक है, so then we have derived attribute. Derived attribute is your attribute that is derived from existing attribute. Like we discussed कि age is derived from date of birth attribute. तो उस केस में what we say कि जो आपके पास जो आपका ये age attribute है वो आपका dashed line से represent होगा. Now remember, अगर simple attribute है तो वो solid oval box हो गया. अगर वो आपका मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है तो वो डबल एक्लिप्स हो गए, डबल ओवल्स हो गए. ठीक है, अगर इफ इट इज अ ड्राइव्ड एट्रीब्यूट तो आपका वो डैश्ड एट्रीब्यूट होगा. ठीक है, so this was about the types of attributes. So this is one full-fledged diagram. Have a look at this. What is happening in this case? इस केस में we are having one entity. That entity is student. ठीक है, और you can call it entity set, क्योंकि ये एक स्टूडेंट की बात नहीं हुई है. We are having multiple students, more than one students in this student entity type. तो in this case we say student के attribute कौन से होंगे? रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर एंड योर एज. तो फोन नंबर जो आपका है इट इज रिप्रेजेंटेड विद डबल एक्लिप्स, क्योंकि दिस इज अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. एंड योर एज इज अ ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, और इन दिस केस वी से दिस एज इज ड्राइव्ड फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ. तो उस केस में आपके पास एज क्या है? एक डैश्ड एट्रीब्यूट हो गया. नाउ इफ यू आर यूजिंग ER डायग्राम, तो ER डायग्राम में आपने देखो डेट एंड एज दो एट्रीब्यूट्स आपने डिस्प्ले किए. फाइन, बट अगर आप इस ER डायग्राम की मैपिंग कर रहे हो इनटू योर रिलेशनल टेबल्स, तो उस केस में यू कैन गो विद ओनली डेट ऑफ बर्थ कॉलम. एज का जो कॉलम है वो आपको वहां पे स्कीमा में डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. बट इफ यू वांट टू डिजाइन इट इनटू स्कीमा, तो उसकी वैल्यूज को आप क्या करोगे? उस वैल्यूज के लिए कोड लगाओ कि दिस एज कॉलम विल गेट द वैल्यू फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ. सो बेटर ऑप्शन क्या है इसकी कोडिंग? आप PL SQL के थ्रू कर लो. जब स्कीमा डिजाइन कर रहे हो यू कैन स्किप दिस. ठीक है, देन वी हैव स्टूडेंट का कोई एड्रेस होगा. अब एड्रेस कॉलम क्या था? एड्रेस इज अ कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट. तो उस केस में आपने एड्रेस डिफाइन करके आगे फर्दर क्या कर दिए? उसके कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स बना दिए. दिस इज वन डायग्राम फॉर स्टूडेंट. Now most important thing that is important from 2 marks point of view also. So question is says ke what is strong entity or and what is weak entity. ठीक है, और you may also get the question which says differentiate between strong entity and weak entity. So please understand these terms very carefully. तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था? देयर वाज वन एट्रीब्यूट दैट वाज द डाइव्ड सॉरी वी से उसको हम की एट्रीब्यूट बोलते हैं, लाइक रोल नंबर, कस्टमर आईडी, एम्प्लॉय आईडी. बट फॉर दोस ऑल दोस वर आइडेंटिटी कॉलम्स और आपके पास की एट्रीब्यूट्स. तो अगर आपके पास कोई की एट्रीब्यूट है, वी सेड कि वी कैन आल्सो कॉल द की एट्रीब्यूट एज अ डिस्क्रिमिनेटर आल्सो. ठीक है, so I will be using the term discriminator also, but if I am saying कि discriminator word, it means I am relating it to the key column, key attribute. तो इस केस में if we talk about strong entity, strong entity क्या होती है? strong entity is simply an entity जिसके पास एक key attribute हो, जिसपे आप प्राइमरी की फॉर्म कर सको. ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे strong entity. strong entity is simple, easy to define because it simply means strong entity is an entity that always have a primary key.
अगर किसी में प्राइमरी की नहीं है, प्राइमरी की एट्रीब्यूट किसी एंटिटी में नहीं है, तो वो एंटिटी स्ट्रॉन्ग एंटिटी नहीं होगी। ठीक है, सो वी से स्ट्रॉन्ग एंटिटी जो आपकी होती है, इट इज इंडिपेंडेंट टू एनी अदर एंटिटी इन द स्कीमा। अब जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी होगी वो अपने आप में एग्जिस्ट करेगी, उसकी डिपेंडेंसी दूसरे पे नहीं है। सपोज आपके पास एक स्टूडेंट एंटिटी है, तो स्टूडेंट आपके पास कोई इंडिपेंडेंट एंटिटी होगी, क्योंकि स्टूडेंट की अपनी डिटेल्स है। अगर मुझे ये देखना हो कि रोल नंबर 7 का क्या डाटा है, तो आई कैन यूनिकली आइडेंटिफाई डाटा ऑफ रोल नंबर 7, क्योंकि मेरे पास 7 रोल नंबर के अगेंस्ट अगर मैं क्वेरी फायर करूंगी, एग्जीक्यूट करूंगी, सो आई विल गेट रिकॉर्ड ऑफ ओनली रोल नंबर 7, नो वन एल्स। फाइन, तो इस केस में हम वी कॉल इट एज द स्ट्रॉन्ग एंटिटी, सो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंटिटी इन अदर स्कीमा। ठीक है, then we say in ER diagram strong entity is represented by simply a rectangle. Then we say relationship between two strong entities represented by a diamond. अब कोई भी दो स्ट्रॉन्ग एंटिटीज है, उनमें आप अगर रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करोगे तो वो एक सिंपल डायमंड बॉक्स के थ्रू होगा। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि रिलेशनशिप कैसे डिफाइन करते हो विद द हेल्प ऑफ अ डायमंड बॉक्स। ठीक है, सो अ सेट ऑफ स्ट्रॉन्ग एंटिटीज इज नोन एज स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। तो मल्टीपल स्ट्रॉन्ग एंटिटीज अगर हमारे पास आ गई तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। आई होप कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट इज क्लियर टू यू। सो वी आर स्विचिंग टुवर्ड्स वीक एंटिटी सेट। अब वीक एंटिटी सेट क्या होगी? ऑब्वियसली रिवर्स ऑफ योर स्ट्रॉन्ग एंटिटी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी वर्स दैट कैन हैव अ प्राइमरी की। वीक एंटिटी कौन सी होगी? जिसमें हमारे पास प्राइमरी की नहीं है। ठीक है, जिसपे प्राइमरी की फॉर्म नहीं हो सकती है। नाउ सपोज अगर मैं ये बोलूं कि एक आपके पास कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट एनरोल कर रहा है, तो वो ऑब्वियसली किसी कोर्स में एनरोल करेगा। ठीक है, तो उस केस में कोर्स का यूनिक आईडी हो सकता है, बट देयर इज अ डिपेंडेंसी। तो वो अपने आप में अगर कोई चीज एग्जिस्ट ना करे। नाउ सपोज आई टेक वन मोर एग्जांपल दैट विल बी सिंपल टू अंडरस्टैंड। इफ आई से कि अगर मेरे पास किसी पर्सन ने लोन लिया है, ठीक है, लोन नंबर है 105, तो जो 105 लोन नंबर है, क्या वो इंडिपेंडेंटली कोई एग्जिस्टिंग उसकी एग्जिस्टेंस होगी? एनीवन से यस और नो? इफ आई से कि लोन नंबर 105 वो इंडिपेंडेंटली मीनिंगफुल है या नहीं है? No, yes, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. नो, No, ma'am. No, ma'am. एग्जैक्टली नो। द रीजन बिहाइंड दैट इज क्योंकि लोन किसी पर्सन ने लिया होगा ना, वो लोन जो है वो किसी कस्टमर ने लिया है, लोन की, और लोन की कोई पेमेंट भी है। तो अगर मैं ये बोलूं कि सपोज मेरे पास एक पेमेंट डिटेल है, लेट अस रिफाइन इट मोर। नाउ आई से किसी ने एक बैंक है, उसने लाखों लोगों को लोन दे रखा है। ठीक है, तो उस केस में डेली बेसिस पे पेमेंट रिकवरीज भी हो रही हैं। सपोज वन पेमेंट आईडी, किसी कोई पेमेंट आई, दैट पेमेंट इज 10,000, कोई पेमेंट आ रही है 15,000, कोई पेमेंट जो भी आ रही है, चाहे उसका एक यूनिक ट्रांजेक्शन आईडी भी है। ठीक है, वैसे कि उसका चलो यूनिक ट्रांजेक्शन आईडी आपने डिफाइन कर लिया, बट समटाइम्स क्या होती है, ट्रांजेक्शन आईडीज रेपिटेटिव हो जाती है। जब मल्टीपल बैंक्स के आती है तो वो आईडीज आप क्लैश हो सकती है। तो उसकी क्लैशिंग के लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन होता है कि वो जो पेमेंट है वो कौन से लोन के अगेंस्ट गई है। अगर किसी पर्सन के बैंक में 3 लोन है, तो अगर उसने उस पर्सन ने सपोज आई हैव टेकन 3 लोन्स फ्रॉम अ बैंक एंड आई हैव डन पेमेंट ऑफ 10,000, तो नाउ द क्वेश्चन इज वो मैंने जो 10,000 पेमेंट करी वो मैंने कौन से लोन की करी? आई एम हैविंग 3 लोन्स, तो मैंने उनमें से 1 2 3 में से कौन से लोन की पेमेंट करी है? तो इट मीन्स जो मेरी पेमेंट आईडी, पेमेंट आइडेंटिटी है, उस केस में पेमेंट एंटिटी है, दैट पेमेंट एंटिटी विल नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ लोन। तो अगर मुझे वो पेमेंट देखनी है तो मुझे ये चीज क्लैरिफाई करनी पड़ेगी, दैट पेमेंट इज अगेन डन फॉर विच ऑफ द लोन। तो उस केस में वी कॉल दैट जो आपका पेमेंट है वो वीक एंटिटी है, क्योंकि वीक एंटिटी अपनी एग्जिस्टेंस के लिए किसी स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे डिपेंड करेगी। weak entity can never exist independently. It always depends on certain other strong entity। अगर उसने उस ER डायग्राम में एग्जिस्ट करना है तो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, बेसिकली वही से वीक एंटिटी अपनी एग्जिस्टेंस के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट है, और उस डिपेंडेंसी को हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी। सी हियर, एग्जिस्टेंस डिपेंडेंट, एक वीक एंटिटी दूसरी स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे अपनी एग्जिस्टेंस के लिए डिपेंडेंट है। ठीक है, देन आई टोल्ड यू अबाउट द टर्म डिस्क्रिमिनेटर। डिस्क्रिमिनेटर क्या होगा?
जो उस रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। अब जो डिस्क्रिमिनेटर है, ठीक है, ये इससे हम डिजाइन करते हैं कि वो की कौन सी है, वो प्राइमरी की है या नहीं है। तो अगर मैं ये बोलूं कि सपोज मेरे पास टेबल में 3 कॉलम्स हैं, ठीक है, अभी के लिए रोल नंबर भूल जाओ, ठीक है, मैंने कोई आईडी नेम से कॉलम डिफाइन कर दिया, दूसरा कॉलम मैंने डिफाइन कर दिया कोई स्टूडेंट आईडी वट जो भी है, तो उस केस में अब देखो आपके पास और रोल नंबर भी है, सॉरी नेम भी है, तो नेम भी एलिजिबल है, उस पर भी की हो सकती है, बट द कंडीशन इज कि मे बी उसमें डुप्लीकेसी हो, ठीक है, बट नेम की तो हो सकती है ना, अगर डुप्लीकेसी ना हो देन नेम कैन एक्ट एज डिस्क्रिमिनेटर। एट द सेम टाइम जो हमने आईडी कॉलम डिफाइन किया, मे बी आईडी में डुप्लीकेसी हो या ना हो। फिर हमने डिफाइन कर लिया रोल नंबर कॉलम, तो रोल नंबर कॉलम वैसे इट इज ऑलवेज अ यूनिक, बट अगर मैं ये बोलूं मेरा रोल नंबर भी डिस्क्रिमिनेटर है, मेरा नेम भी डिस्क्रिमिनेटर था, मेरा आईडी कॉलम भी डिस्क्रिमिनेटर था, आई वाज हैविंग 3 डिस्क्रिमिनेटर्स, तो आउट ऑफ दोस 3 डिस्क्रिमिनेटर्स आई विल चूज वन एज अ प्राइमरी की कॉलम। मैं तीनों में से किसी एक को प्राइमरी की, क्योंकि किसी भी टेबल में मोर देन वन प्राइमरी की नहीं हो सकती, बट उसमें मल्टीपल कीज हो सकती हैं। तो बाकी की जो कीज होंगी, मेरे पास देखो 3 कैंडिडेट थे, I was having 3 candidates that can become as a primary key. One was name, another one was your ID, third one was your roll number. तो उस केस में I was having three candidates, उन 3 candidates में से I have chosen the best one as the primary key। बाकी के जो 2 बचे वो क्या थे, मेरे alternate columns हो गई, alternate keys हो गई, ठीक है। तो उस केस में वही से डिस्क्रिमिनेटर तो मल्टीपल थे, ठीक है, बट उसमें से की एक चूज करी। बट वीक एंटिटी की क्या प्रॉब्लम होती है, वीक एंटिटी में कोई भी ऐसा कॉलम, कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट नहीं होता जिसको हम एज अ प्राइमरी की चूज कर सके। अगर आपके पास वो चूज हो सकता है तो उसको आप डिफाइन करोगे एज अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी की। अगर आपको लगता है कि वो आपके पास वीक एंटिटी है, उसमें कोई प्राइमरी की नहीं हो सकती है, तो उसको आप एज अ डिस्क्रिमिनेटर कंसीडर करोगे, बिकॉज इट कैन एक्ट एज अ unique identifier, but in actuality it is not a primary key, so we call it as a discriminator। तो इस केस में अगर आपके पास प्राइमरी की नहीं होती है तो उसको हम बोलते हैं वीक एंटिटी। बट रिमेंबर वीक एंटिटी में हमारे पास डिस्क्रिमिनेटर ऑलवेज प्रेजेंट होता है, और जो आपका वो डिस्क्रिमिनेटर होता है उसको आप ओवल में रिप्रेजेंट करके सॉलिड लाइन नहीं लगाओगे। प्राइमरी की में वो यूज सॉलिड डैश्ड लाइन, ठीक है, सॉरी सॉलिड लाइन, बट इस केस में आप क्या करोगे, अंडरलाइनिंग कौन सी करोगे, डैश्ड अंडरलाइनिंग। तो वो हमारा उससे हमारी आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये हमारा डिस्क्रिमिनेटर है एक वीक एंटिटी का। और स्ट्रॉन्ग एंटिटी आप रिप्रेजेंट करते हो सॉलिड रेक्टेंगल के साथ, वीक एंटिटी आप रिप्रेजेंट करते हो डैश्ड रेक्टेंगल के साथ। वी विल गो विद दिस एग्जांपल आल्सो। सो लेट्स रीड few points about this। We say weak entity is dependent on the strong entity and cannot exist without a corresponding strong entity। तो अगर कोई भी वीक एंटिटी है, वो कभी भी कोई भी ईयर डायग्राम ऐसा नहीं हो सकता जिसमें आप सारी की सारी वीक एंटिटीज बना दो, देन योर ईयर डायग्राम इज रॉन्ग। सो बी केयरफुल व्हेनेवर यू आर डिजाइनिंग ईयर डायग्राम, सारी वीक एंटिटीज उसमें नहीं हो सकती हैं। अगर आप उसमें कोई वीक एंटिटी डिफाइन कर रहे हो तो आपको उस वीक एंटिटी को अपनी स्ट्रॉन्ग एंटिटी के साथ रिलेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो डिपेंड करेगा आपकी स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे। नाउ बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग कि पेरेंट एंड चाइल्ड टेबल रिलेशनशिप नहीं है ये। पेरेंट एंड चाइल्ड का जो रिलेशनशिप होता है दैट इज समथिंग एल्स, बट वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी का रिलेशनशिप होता है दैट इज डिफरेंट टर्म। वीक एंटिटी में हम ये बोलते हैं कि वीक एंटिटी जो है वो एग्जिस्टेंस के लिए किसी स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे डिपेंडेंट है। बट पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप में क्या होता है, जिसको हम प्राइमरी टेबल एंड फॉरेन टेबल बोलते हैं, उस केस में क्या होता है कि अगर आपका पेरेंट टेबल नहीं है, तो जब प्राइमरी टेबल नहीं है तो आपका चाइल्ड टेबल एग्जिस्ट नहीं करेगा। सपोज इफ आई से कोई कोर्स है, कोर्स नेम का टेबल है, जब तक कोर्स नहीं होएगा उस कोर्स में एडमिशन कहाँ से हो जाएगी? until and unless we are having a entry in the course table, we can't say कि इस कोर्स में कौन से स्टूडेंट को एनरोल करना है। so that is full dependency, और वो रिलेशनशिप होता है हमारा पेरेंट एंड चाइल्ड टेबल का, जो आपका रिलेशनशिप होता है फॉरेन की के थ्रू, ठीक है। और अगर आप वीक एंटिटी सेट एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट के लिए बोलते हो, इट सेज कि जो आपकी वीक एंटिटी है वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रॉन्ग पे
डिपेंडेंट है। जब हम इसकी मैपिंग करते हैं रिलेशनल टेबल में, तो रिलेशनल टेबल में जब मैपिंग करोगे तो वीक एंटिटीज एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटीज को साथ हम कुछ कीज ऐड करके, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स को ऐड करके उसको फॉरेन की रिलेशनशिप के थ्रू लिंक कर देंगे और पेरेंट एंड चाइल्ड टेबल की फॉर्म में उसको डिजाइन कर देंगे। So that is the need of the ER diagram. कि whenever we are designing ER diagram, we are not much bothering about your foreign keys and all, क्योंकि हमारे पास just two types of keys हम इसमें basically represent कर रही है। One is your key column, जिसको हम प्राइमरी की बोल सकते हो। सेकंड हमारे पास होता है डिस्क्रिमिनेटर। तो डिस्क्रिमिनेटर अपना दूसरे पे डिपेंडेंसी होती है। जब आप वीक एंटिटी एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटी को रिलेशनशिप आरडीबीएमएस के टेबल में कन्वर्ट करोगे, जब रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करोगे, तो उस केस में आप एक वीक एंटिटी जो आपने डिफाइन करी हुई है, जो उसका एक डिस्क्रिमिनेटर था, वही डिस्क्रिमिनेटर आप अपने पेरेंट टेबल में ऐड कर दोगे। आई विल डिस्क्राइब यू विद एग्जांपल आल्सो। So we say weak entity is dependent on strong entity for existence. So we say it has a foreign key which relates it to a strong key, और वो foreign key हमारे पास आ गई discriminator। अगर सपोज करो मेरे पास एक टेबल था स्टूडेंट, एक टेबल था कोर्स, तो अगर मेरे पास कोर्स है तो कोर्स से कॉरेस्पॉन्डिंग ही स्टूडेंट होगा, ठीक है। तो कोर्स आईडी यूनिक हो गया, उधर स्टूडेंट आईडी यूनिक हो गया। अब स्टूडेंट आईडी को, अब स्टूडेंट कोर्स के साथ डिपेंडेंट है, तो स्टूडेंट के में आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका कोर्स टेबल था उसका कोर्स आईडी जो है, वो आप उस कोर्स आईडी एट्रीब्यूट को अपने स्टूडेंट आईडी में भी ऐड कर दोगे, तो जो आपका वीक एंटिटी की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। सो वी से अ वीक एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डबल रेक्टेंगल। जो इनमें रिलेशनशिप होता है बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी, उसको हम डबल डायमंड बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉरेन की आपके पास अगर होती है, उसको आप पार्शियल डिस्क्रिमिनेटर भी बोल सकते हो, ठीक है। So we see a weak entity is one whose existence is dependent on another entity, and it is known as identifying entity. So instead of associating a primary key with the weak entity, we use identifying entity along with extra attributes called discriminator to uniquely identify a weak entity. That is the point जो मैंने आपको बताया था कि इनमें क्या डिफरेंस है और आप इसको कैसे मैप करते हो रिलेशनल मॉडल में। So next we say every weak entity must be associated with an identifying entity. It means हर एक weak entity के साथ, I told you कि weak कोई भी ER diagram ऐसा नहीं हो सकता जिसमें सारी weak entities हो। तो क्योंकि अगर कोई weak entity है उसको आपने strong entity के साथ लिंक करना is mandatory. So we say every weak entity must be associated with an identifying entity. That is, the weak entity set is said to be existence dependent on the identifying entity set. And we say the identifying entity set is said to own the weak entity set, means वो उसका owner होगा जो उसको identify कर रहा है, ठीक है। The relationship of associating weak entity set with identifying entity set is called identifying relationship in our case. So let us have a look at this diagram. What is happening in this case? We said कोई ऑफिसर है जो किसके साथ डील कर रहा है, जहाँ फिर आप इस ऑफिसर एंटिटी को राइट कर सकते हो एज अ लोन ऑल्सो। अब देन वी कंसिडर्ड कोई पेमेंट है, पेमेंट वीक एंटिटी है। क्यों है पेमेंट वीक एंटिटी? क्योंकि कोई भी पेमेंट जो है वो आपकी एग्जिस्टेंस के लिए डिपेंडेंट है किसी लोन पे। सो अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है नेम में, डू वन थिंग, इस ऑफिसर एंटिटी को आप रीनेम कर दो लोन के साथ, इसका नेम दे दो लोन। नाउ सी अब क्या हो गया इसमें कि जो पेमेंट है वो किसी लोन की पेमेंट है, तो रिलेशनशिप नेम हमने क्या डिफाइन कर दिया, लोन पेमेंट। अब जो ये रिलेशनशिप है, दिस इज बिटवीन वन स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वन वीक एंटिटी। सो योर लोन हियर इज strong entity, so represented with this